वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम सीए का पेपर है कैफ 7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। इसकी ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे कि ऑटम 2021 के लिए जो हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो क्या क्या है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट की मैपिंग और जो पास परसेंटेज रही है पास्ट कुछ अटैम्प्ट्स की। उसके बाद हम ग्रेड, सिलेबस, टेस्टिंग लेवल और एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। देन टॉपिक का सीक्वेंस हमारा क्या होगा और पास्ट एग्ज़ाम एनालिसिस से ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा टेस्ट होते हैं। बुक, नोट्स और आईएफआरएस इनको किस तरह से यूज़ करना है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। इसी तरह एबीसी कैंपस की वीडियो से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं टिपिकली उनको रिस्पॉन्ड करेंगे जो ताकि आप थ्रू आउट द सेशन उसके मुताबिक काम करें। और हमें एक इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए और कैसे रिवाइज करना चाहिए, इसके बारे में हम जो गाइडलाइन अभी आपसे कुछ शेयर करेंगे और कुछ जो बाद की टाइमलाइन में शेयर होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंटेंट से। सब्जेक्ट में मैपिंग में जो हमारा कैफ 7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का पेपर है, ये कैफ 1 इसका सीरीज़ का पहला पेपर है जिसकी बेस पर कैफ 5 का पेपर होता है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 एंड देन दिस पेपर। कैफ 3 का पेपर जो है वो कैफ 7 के साथ स्लाइटली लिंक करता है, यानी ऐसे लिंक नहीं करता कि कैफ 3 के बगैर आप कैफ 7 ना कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं उसके बगैर, लेकिन कैफ 3 की नॉलेज होने से कैफ 7 में कुछ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाती है। इसी तरह से कैफ 6 के कॉन्सेप्ट भी अगर कुछ हों तो मज़ीद आसानी हो जाती है कैफ 7 को डील करने में, लेकिन अगर आपने कैफ 6 नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप कैफ 7 पढ़ सकते हैं। कैफ 7 जो है इसके बाद कनेक्ट करता है सी फैप 1 से जो एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, और उसके बाद एम एस ए 1 से। एम एस ए 1 में सी फैप 1, 2 और 5 जो है ये तीन कंबाइन हो जाते हैं, ऑडिट, कॉर्पोरेट लॉज और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। जो पास्ट एग्ज़ाम्स का ट्रेंड है उसमें आटम 19 में 49.80%, स्प्रिंग में 30.27% और आटम 2020 में 33.61% का जो है वो रिज़ल्ट रहा परसेंटेज वाइज। ये सीए के सब्जेक्ट्स के हिसाब से एक नॉर्मल सी परसेंटेजेस हैं, वैसे जनरली देखा जाए तो इट्स टू लो ये, लेकिन ये जो परसेंटेजेस हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे आई कैप की परसेंटेजेस हैं ओवरऑल थ्रू आउट द पाकिस्तान। जनरली जो प्रॉपर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनका जो परसेंटेज है वो इससे बेहतर होता है। अब सिलेबस के ग्रिड की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिसमें कंसोलिडेशन भी शामिल है वो 25 टू 35 मार्क्स के लिए है। नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड काफ़ी हमारे स्टैंडर्ड यहाँ पर होंगे। इससे पहले भी आपने IS 16, IS 23, IS 36, IS 20, IS 40 वगैरह पढ़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ मज़ीद स्टैंडर्ड हैं जैसे IS 41 है, और आप इस बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसमें कवर करेंगे, टाइटल उसका एग्रीकल्चर का। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी स्टैंडर्ड है, और भी स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें नॉन करंट एसेट्स वगैरह कवर होते हैं, तो उनको आप 30 to 40 मार्क्स की वेटेज देंगे। और फिर एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS जो है 30 to 40 मार्क्स की जो वेटेज है वो उनकी है। उसके बाद टेस्टिंग लेवल हमने देखना है, तो टेस्टिंग लेवल जो है ना 3 है सीए के अंदर, लेकिन जो इस पेपर में रेलिवेंट हैं वो सिर्फ T1 और T2 हैं। T1 का मतलब होता है कि उस टॉपिक पर 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन सेट किया जाएगा, और टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब होता है कि उस टॉपिक पे 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन सेट किया जाएगा। कुछ मजीद रूल्स जो हैं पेपर सेट करने के लिहाज से वो ये हैं कि आपकी जो अर्लियर स्टेजेस हैं यानी कैफ 5 और कैफ 1, उनसे रिलेटेड 8 मार्क्स पर टॉपिक तक का पूछा जा सकता है, और अर्लियर स्टेज टॉपिक्स और टेस्टिंग लेवल 1 के टॉपिक मिला के मैक्सिमम 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और टेस्टिंग लेवल 2 टॉपिक जो होते हैं उनसे 65 और मोर मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बाज़ अवत इवन 68, समटाइम्स 70 मार्क्स तक का जो पेपर है वो भी टेस्टिंग लेवल 2 टॉपिक से होता है। तो ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली टेस्टिंग लेवल 2 टॉपिक्स पर होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जस्ट टेस्टिंग लेवल 2 टॉपिक्स की बेस पर भी पास करना मुश्किल हो जाता है, तो सिलेबस पूरा कवर करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें 25 to 35% का सेक्शन 1 होता है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो 65 to 75% मार्क्स को कवर करता है। इसमें नॉर्मली 4 क्वेश्चंस, समटाइम्स 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और इसमें क्वेश्चंस की रेंज जो होती है वो 15 to 20 मार्क्स की इन जनरल होती है, प्लस माइनस 1 और 2। टॉपिक का सीक्वेंस और पास्ट एग्जाम एनालिसिस। अब हम टॉपिक का सीक्वेंस जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, और ये
वैसे आप नोटिस करेंगे कि हर टीचर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सीक्वेंस यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अपना माइंडसेट होता है कि उन्होंने कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके आगे किस तरीके से टॉपिक से कनेक्ट करना है। अब देयर आर सर्टन रीजंस, जैसे IS 12 जो है वो IFRS 16 के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में जो है लीजिंग के इश्यूज़ को कवर करना पड़ जाता है। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फिर सारे स्टैंडर्ड्स के बाद रखी हैं अदर देन एथिक्स एंड कंसोलिडेशन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ जाती है। तो हमने जो फोकस यहाँ पर रखा है, ये सीक्वेंस बनाने में दो बातों का ख्याल रखा है। एक तो ये कि एक साथ टेस्टिंग लेवल 1 या टेस्टिंग लेवल 2 के टॉपिक्स ना हों इन जनरल। तो आप देख रहे हैं कि हम टेस्टिंग लेवल 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर दो टॉपिक टी लेवल 1 के, फिर दो टॉपिक T2 के, फिर दो टॉपिक T1 के, एंड सो ऑन चल रहे हैं। तो एक तो इस तरह से हमारे जो टॉपिक की डिफ़िकल्टी है वो एक साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक साथ बहुत ज़्यादा ईजी की तरफ नहीं जाती। दूसरा ये कि इसमें टॉपिक्स जो हैं वो अल्टीमेटली एक दूसरे के ऊपर बिल्ड कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रैक्टिस को उस तरीके से प्लान कर रहे होते हैं। अब वैसे अगर आप मार्क्स को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 78 मार्क्स जो हैं वो कंसोलिडेशन से आए हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्वियसली जस्ट कंसोलिडेशन करके भी आप पास नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये चीज़ें जो एनालिसिस हैं ये बाज़ों का काफ़ी ओवर सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। जैसे अगर IS 10 को यहाँ पर देखें तो आप पहले कहेंगे कि जी ये तो क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहा था, अब एक इस बार आ गया 8 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन स्टिल IS 10 की इंपॉर्टेंस ये है कि वो IS 37 को समझने में हेल्प करता है। तो आप IS 10 को टोटली इग्नोर करके इस पेपर को नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से और भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप नोटिस करें तो IS 41 जो है वो कम मार्क्स में टेस्ट हो रहा था, वो ज़्यादा मार्क्स में टेस्ट हो रहा है। तो ये एरियाज़ हमें अपने इसमें कवर करने हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस से, कि हमें तमाम सिलेबस को कवर करना है। तो ये चीज़ जहन में रखेंगे, तमाम सिलेबस को कवर करेंगे। अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि हमने सिर्फ 4 अटैम्प्ट का एनालिसिस क्यों किया, क्योंकि आटम 2019 से पहले जो CAF 7 का सिलेबस था वो डिफरेंट था। उस सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो FR1 में शिफ्ट हो गए, कुछ टॉपिक एक्सक्लूड हो गए, कुछ टॉपिक्स की वेटेज चेंज हो गई। तो जो हमारा रेलिवेंट एनालिसिस है वो इन 4 अटैम्प्ट्स का बनता है। अगर आप ये एनालिसिस जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इस पास्ट एग्जाम एनालिसिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बुक की। तो ICAP ने रिसेंटली जो है CAF 7 के लिए बुक जो है ऑनलाइन अवेलेबल कर दी है। कुछ अरसे में इसका जो बाउंड वॉल्यूम है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें और प्रीवियस में क्या चेंज है? तो पहला तो एग्जांपल्स जो हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी है। पहले रिक्वायरमेंट्स ओमिटेड थी, अब वो रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड कर दी गई हैं। दूसरा मेन ये है कि 3 पास्ट अटैम्प्ट्स जो कि रेलिवेंट हैं, आटम 2019, स्प्रिंग 2020 एंड आटम 2020, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप अगर ICAP स्टडी टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको एक अटैम्प्ट जो स्प्रिंग 2021 की हुई है सिर्फ उसको कवर करना होगा। तीसरा एडिटोरियल करेक्शंस हैं कि जहाँ जहाँ कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई हुई थी तो उनको भी करेक्ट कर दिया गया है, जो खासतौर पे CAF एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस के अंदर ICAP ने मेंशन की हुई थी। तो वो चेंजेस हम नोटिस कर सकते हैं कि वो हुई हुई हैं। तो अब अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि आप न्यू वर्जन यूज़ करें, चाहे सिर्फ जो है ऑनलाइन डाउनलोड करके कर लें। अगर आप फिज़िकली पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो ओल्डर वर्जन यूज़ तो किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे सिलेबस में चेंज नहीं है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप न्यू एंड प्रॉपर बुक यूज़ करें। नोट्स जो हैं कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जी जो मेरे नोट्स हैं उनको क्या यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ICAP स्टडी टेक्स्ट यूज़ करें। लेकिन क्योंकि जो नोट्स हमने लास्ट टाइम अपडेट किए थे वो आटम 2020 अटैम्प्ट के लिए किए थे और उसके बाद उन चीज़ों को हमने चेंज नहीं किया। तो देयर आर फ्यू एडिटोरियल करेक्शंस जो कि अभी उन नोट्स में नहीं हुई हुई, या इसी तरीके से उसके अंदर जो आपको पेपर नज़र आएंगे तो वो आटम 2019 तक के हैं नोट्स में। स्प्रिंग 20 और आटम 20 के पेपर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो लास्ट जो अपडेट हुआ था वो जो है 1 साल पहले तक का है। तो उस हिसाब से उन नोट्स के बजाय आई सजेस्ट कि आप ICAP स्टडी टेक्स्ट यूज़ करें। लेकिन अगर कुछ लोग वो नोट्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बात कि IFRS जो ISB ने इशू किए हैं वो ICAP के सेंटर्स पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो क्या हमें इनको यूज़ करना चाहिए, इनका बेनिफिट क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए? अब अगर हम इसको देखें तो ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम जो है, तो बुक अलाउ होने का ये मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम में जाकर बुक खोलेंगे और वहाँ से जवाब दे लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली इन स्टैंडर्ड्स का सर्टन बेनिफिट है।
एक तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, जैसे सर्टेन डेफिनेशंस याद रखनी पड़ती हैं, या स्कोप याद रखने पड़ते हैं, या क्राइटेरिया याद रखने पड़ते हैं। तो वो आपको इतना ज़्यादा फिर उन पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बुक को खोलकर वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। अब जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये बुक्स ले लेते हैं और उसके बाद आईएफआरएस को जो है ना खोलकर पूरे सेशन में नहीं देखते, और फिर आखिरी में एक आध दिन देखकर उसके बाद जो है ना वो पेपर में ले जाते हैं, और पेपर में फिर उन्हें पता नहीं होता कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर आप वैसे तो आप आईएफआरएस के बगैर भी अगर आपकी अच्छी रिटेंशन है तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी याद रह जाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं विदाउट इवन गेटिंग दीज आईएफआरएस बुक इन द एग्ज़ाम्स। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप ये बुक्स ले लें। ये हर मार्च में पब्लिश की जाती हैं, न्यू ईयर बाय आईएसबी, और उसके कुछ अरसे बाद आईकैप की तरफ से भी अवेलेबल हो जाती है। तो इस बुक को अगर आप साथ के साथ पढ़ेंगे, यानी आप रूटीन में देखें कि स्टैंडर्ड इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है और किस तरीके से उसके पैराग्राफ्स हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी एज सच। कुछ जगह पे डिस्क्लोजर मिल जाएंगे और कुछ जगह पर आपको टेक्स्ट मिल जाएगा जिसमें डेफिनेशन, क्राइटेरिया और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन होंगी। तो एक तो ये कि आप सिर्फ इसके ऊपर रिलाई करके नहीं चलेंगे, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसको रूटीन में आप अगर देखते रहते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप कोई पॉइंट भूल रहे हैं, तब उसको खोलें। अगर आप हर चीज़ खोल कर इससे कन्फर्म करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर इशू आएगा, तो वो रेकमेंडेड नहीं है। सिर्फ तब एग्ज़ाम में इसको यूज़ करें जहाँ पर आपको किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो, और उसकी क्लैरिटी के लिए आप इस बुक को खोल के देख लें और वहाँ से। लेकिन अब रूटीन में अगर आप यूज़ करते होंगे तभी आपको इसका आइडिया होगा। हम जो अपनी वीडियो स्टैंडर्ड से रिलेटेड कवर करेंगे उसके अंदर पैराग्राफ भी हमारा प्लान है कि हम मेंशन करेंगे। तो जो पैराग्राफ हम मेंशन कर रहे होंगे तो आप हमारी वीडियोस के साथ साथ आईएफआरएस के उन रेलिवेंट पैराग्राफ्स की रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इशू है जी कि एबीसी कैंपस की वीडियोस को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जी आप वीडियोस को कैसे एक्सेस करेंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक। तो ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में है, सेम प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर ही तमाम वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा जो है आप सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के टैब को क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी कैफ7 के नाम से। और तीसरा ये है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। समटाइम्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर प्राइवेट वीडियोस नज़र आएंगी, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं जी ये प्राइवेट वीडियोस क्या हैं और ये प्राइवेट वीडियोस कब अवेलेबल होंगी। तो इसका इशू ये है कि हम समटाइम्स 2 या 3 दिन की जो वीडियोस हैं वो एडवांस में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको शेड्यूल कर देते हैं। तो जब तक उनकी पब्लिशिंग डेट नहीं आती तब तक वो प्लेलिस्ट में प्राइवेट वीडियो के तौर पर शो हो रही होती हैं। तो जो भी प्राइवेट वीडियोस शो हो रही होंगी वो 2 से 3 दिन के अंदर आपको शो हो जाएंगी और आप उनको एक्सेस कर सकेंगे। तो ये टेम्परेली शो होती हैं, जैसे पब्लिश हो जाती हैं तो फिर ये प्राइवेट वीडियो के तौर पर शो नहीं होंगी। तीसरा ये कि हमारा क्या क्या कंटेंट इंक्लूडेड होगा। तो हम तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो लेक्चर्स भी इंक्लूडेड होंगे, जिसमें एग्जांपल्स होंगी छोटी, जो जिसे आप कॉन्सेप्ट बिल्डर्स एंड कॉन्सेप्ट डेवलपर्स कहते हैं। तो जिनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो वो इंक्लूड करके हमारे लेक्चर्स होंगे, उसके साथ फिर पास्ट एग्जाम्स के सोल्यूशन होंगे, और उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो ये तमाम कंटेंट भी होगा, और जिस तरह से ये एक ओरिएंटेशन वीडियो है या बाद में रिवाइज कैसे करना चाहिए उसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे। सिलेबस कब कंप्लीट होगा, हमने अपनी अर्लियर उस पॉइंट्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम 8 अगस्त को सिलेबस प्लान कर रहे हैं कि कंक्लूड करेंगे। हो सकता है कि हम इससे थोड़ा सा पहले ही कंक्लूड कर लें, लेकिन आप अपना माइंड जो है वो 8 अगस्त का ही रखें। कौन सी बुक और नोट्स हमें यूज़ करने चाहिए, अगर आप किसी और टीचर के नोट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप टोटली वो कर सकते हैं। उसकी सपोर्ट के अंदर भी आप एबीसी कैंपस की वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी और टीचर की बुक यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर एक क्वेश्चन पास्ट एग्जाम का सोल्यूशन देखते हुए आपको प्रॉब्लम आता है, या आपको प्रॉब्लम आता है किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते हुए, या किसी कोई एक एरिया ऐसा है जो वहाँ से आप नहीं समझ पा रहे, तो तब भी आप हमारी वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। और आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ही है कि उसको यूज़ करें, और आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के साथ हमारा जो रेफरेंस होगा उसको हम मेंशन भी कर रहे होंगे, तो उससे थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों।
फाइंड और ट्रैक कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस? तो इसमें ये है कि हम जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास्ट एग्जाम्स लिखेंगे तो पास्ट एग्जाम्स का प्रॉपर रेफरेंस मेंशन करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है और कौन सी अटैम्प्ट से कनेक्ट करता है। और जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने मेंशन किया हुआ होगा कि ये आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कहाँ पर क्वेश्चन है, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में नहीं है तो उसका फिर डाउनलोडेबल डिस्क्रिप्शन होगी जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते होंगे। क्या आप वीडियोस को बाद में भी वॉच कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस दिन भी वीडियो पब्लिश होगी उसके बाद वो वीडियोस अवेलेबल रहेंगी थ्रू आउट द सेशन एंड इवन आफ्टर द सेशन। तो आप किसी भी टाइम पे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। एक बार वो पब्लिश हो जाती हैं, हम अपलोड जो है वो डेली बेसिस पर कर रहे होंगे, लेकिन एक बार जब पब्लिश हो जाएगी तो उसके बाद वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप किसी भी टाइम पर उसको अपने नॉर्मल यूट्यूब जो अकाउंट है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियोस प्री रिकॉर्डेड हैं तो ये जो हमने डेली एट 1 PM अपनी अर्लियर एक एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया था कि हम FR2 के जो लेक्चर्स हैं वो डेली एट 1 PM आपको देंगे। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सम टाइम्स जो है ना एक वीडियो रेलिवेंट होगी, सम टाइम 2, सम टाइम 3 एंड सम टाइम इवन 4। तो हमारी कुछ वीडियोस 10 मिनट्स की होती हैं, कुछ 20 मिनट्स की, कुछ 25 मिनट्स की। तो जितनी भी वीडियोस हमने एक दिन में अपलोड करनी होंगी वो 1 PM से पहले हम FR2 की अपलोड कर देंगे, जो उस दिन का आपका काम होगा। तो हम मे बी स्टार्ट कर दें मॉर्निंग 10 AM से, और 1 PM तक जो है वो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो कोई भी वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो 1 PM तक उस दिन की अवेलेबल हो जाया करेगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप सेम डे पर देखना चाहें, आप अगले दिन देखना चाहें, आप वीकेंड पर देखना चाहें, या फिर एट योर ईज वट एवर शेड्यूल यू हैव उसके मुताबिक आप उनको देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो डेली अपलोड है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स साथ के साथ चल रहे होते हैं कि वो डेली जो कंटेंट आ रहा है उसको साथ के साथ देख रहे होते हैं, तो वो फिर डेली एट 1 PM कंटेंट फाइनल हो जाया करेगा और आप उसके बाद उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी क्यूरी हो तो क्या करना चाहिए? सर्टन लोगों ने पूछा जी व्हाट्सएप ग्रुप क्या बनाएंगे और फिर क्या इस तरह की क्या चीज़ होगी? तो हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे। आपकी जो भी क्यूरी होगी वो आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे अपने कमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे, और वहाँ पर जब हम कमेंट्स को रिव्यू कर रहे होंगे तो हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। और जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं अगर वो उसका सही जवाब जानते हैं तो वो भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और फिर हम उनके कमेंट को लाइक करके जो है उसको कह लें कि इंडोर्स भी कर देंगे कि ये जवाब इन्होंने ठीक बताया। तो कमेंट्स के थ्रू ही आसान रहेगा। इससे एक तो रेफरेंस रहता है कि किस चीज़ से रिलेटेड आप क्यूरी पूछ रहे हैं, और फिर उस पर जो रिस्पांस देना भी आसान हो जाता है। अब पेपर को कैसे प्रिपेयर, अटेम्प्ट या रिवाइज करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले आपको एक कोशिश करनी है कि आप अपनी लर्निंग टाइप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो विजुअल्स को ज़्यादा बेहतर याद रखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑडियो में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी रिटेंशन बहुत अच्छी होती है उनकी, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं, यानी जब तक वो एक प्रोसेस को खुद करके नहीं देखते तब तक उनकी जो है ग्रिप नहीं आती चीज़ पे, और कुछ रीडिंग और राइटिंग के साथ जो है कवर करते हैं। इन जनरल इन चारों को ही यूज़ करना चाहिए। तो जो लेक्चर्स जो हैं वो आप सुन भी रहे होते हैं, आप देख भी रहे होते हैं। क्लासरूम में भी जब आप पढ़ते हैं तो टीचर का एक विजुअल भी होता है आपके पास और एक ऑडियो भी आ रही होती है। इसी तरह क्वेश्चन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली तो वो काइनेस्थेटिक लर्निंग होगी, और बुक से रीडिंग करके और ख़ुद लिख कर जब चीज़ें आप करते हैं तो वो रीडिंग राइटिंग का भी होगा। तो ये चारों ही इन कम्बिनेशन यूज़ करनी चाहिए, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको कौन सी टाइप ज़्यादा सूट करती है और फिर उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्या आपको डेली पढ़ना चाहिए, सिलेक्टेड डेज में पढ़ना चाहिए, वीकेंड पे पढ़ना चाहिए, या ओकेजनली पढ़ना चाहिए? अब हमारी वीडियोस तो आप बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देख सकते हैं। तो आप अगर डेली पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, सिलेक्टेड डेज भी पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन जो रिकमेंडेशन पर्सनली मैं दूंगा वो ये है कि आप सिलेक्टेड डेज लें, वीक में 1 या 2 दिन का आप ऑफ भी लाजमी लें। तो सिलेक्टेड डेज एक बना लें कि आपने 3 या 4 दिन एक सब्जेक्ट को फोकस करना है, उसकी सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। हाँ, कभी अगर उसमें से कुछ रह जाता है या कभी वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वीकेंड पर थोड़ा सा टाइम उनको दे दिया जाए। तो अपना शेड्यूल इस तरीके से प्लान करें कि आप सिलेक्टेड डेज पे काम करें, और अगर कुछ कभी बच जाता है तो वो वीकेंड का मार्जिन हो। डेली रखने में भी ये इशू आता है कि कभी भी आपका थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है किसी एक दिन का 2 दिन का, तो फिर आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी आदत नहीं होती इसको हैंडल करने की।
तो सिलेक्टेड डेज पे काम करें, 3 या 4 दिन एक सब्जेक्ट को फोकस करें और उसके बाद वीकेंड पर उसमें जो डेफिशिएंसी है उसको कवर कर लें। क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जिसमें हम एक बुक पकड़ते हैं, उसकी एक तरफ क्वेश्चन पे हाथ रख लेते हैं और दूसरी तरफ आंसर पे हाथ रख लेते हैं और फिर देखते हैं कि जी अच्छा क्वेश्चन में ये डाटा है, ये आंसर में ये यहाँ आ गया, अच्छा ये 5000 कहाँ से आया, ये यहाँ से कैलकुलेट होकर आ गया, अच्छा ये 6 मंथ क्यों लिया मैं, अच्छा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट। तो हम क्वेश्चंस और आंसर्स को मैच कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस, दिस इज़ मैचिंग द क्वेश्चन विद आंसर। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता है और वो आंसर नहीं होता जिसके साथ आपने मैच करना हो। तो अपनी हैबिट बनाएं कि आप क्वेश्चन का आंसर डेवलप करें, सिर्फ क्वेश्चन को आंसर के साथ मैच ना करें। तो हाउ नॉट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, नॉट मैच इट, रादर सॉल्व इट। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने चाहिए। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उसमें तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनको 3 कैटेगरीज जो है एलोकेट कर दें, लेट्स से ABC। तो ए कैटेगरी आप उनको दें जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगे आपको सॉल्व करते हुए, बी उसको दें जो नॉर्मल लगे, सी जो बिल्कुल ईजी थे। तो जब आप रिवाइज फिर वो कर रहे होते हैं तो आपने पहला फोकस ए कैटेगरी को करना है, फिर बी को करना है और फिर टाइम बच जाए तो सी को करना है। वरना सी को अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, क्योंकि जो पहली बार ही ईजी लगा था वो बाद में भी हो जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और क्वेश्चंस जो हैं लिख कर करें, कोशिश करें कि प्रॉपर जिस तरह एग्ज़ाम में आप एक वर्किंग बनाएंगे और रेफ़र करके लिखेंगे वर्किंग्स प्रॉपर, उसको कवर करें। हमारी जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम सिर्फ सोल्यूशन बनाने पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हमारा फोकस वीडियोस के अंदर इस पर भी होगा कि हमें क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। और हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि पहला चीज़ हमें क्वेश्चन में से क्या पिक करनी है, फिर हम दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या पिक करेंगे, फिर हम कौन सी वर्किंग डेवलप करेंगे। तो जो सीक्वेंस होना चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम अपनी तमाम वीडियोस के अंदर उसको फॉलो कर रहे होंगे। पूरा सिलेबस कवर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो कोई भी टॉपिक जो है वो एग्ज़ामिन हो सकता है और वो इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके लिए। तो गैस की बेसिस पर जो है स्टडीज़ करना काफ़ी रिस्की है, तो एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय अस। दूसरी बात यह है कि एज अ प्रोफेशनल भी आपको जो है अपनी पूरी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आज आप एक टॉपिक नहीं करते और वो एग्ज़ाम में लेट से नहीं भी आया और आपका पेपर पास हो गया, तो आगे CFAP 1 में आपको उसको जो है कवर करना पड़ेगा। वहाँ पे वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, नहीं तो MSA 1 में चैलेंजिंग हो जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में चैलेंजिंग हो जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि आप प्रॉपर सिलेबस कवर करें और साथ के साथ चीज़ों को पूरा लेकर चलें। हाँ, जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो वो फिर बाय द टाइम भी कवर किया जा सकता है। रिवाइज कैसे करना चाहिए। अभी ये सेशन अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो रिवीजन की जो बातें हैं वो एंड पर होती हैं। लेकिन हम अभी आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम आपके साथ 3 किस्म के रिवीजन प्लान शेयर करेंगे इन जुलाई। और वो होंगे 30 डेज़ में आपने कैसे रिवाइज करना है, 10 डेज़ में कैसे रिवाइज करना है और 2 डेज़ में कैसे रिवाइज करना है। तो ये हमारी तरफ से सजेस्टेड प्लान होंगे, आप इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल पॉइंट्स थे जो हमने आपसे इस ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस करने थे। हैव अ गुड डे।